ब्रिटेन उत्तरी अटलांटिक महासागर के पूर्वी हिस्से में बसा एक छोटा सा द्वीपीय देश, जिसने अपनी प्रशासनिक क्षमता, दक्षता एवं कुशल नौसेना के दम पर इस ग्रह पर यानी धरती पर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जहां सूर्यास्त नहीं होता था। एक ऐसा देश, एक ऐसा साम्राज्य जहां सूरज नहीं डूबता था। तो ऐसा माना जाता है कि कहीं भी जो लोग हैं वहाँ के रहने वाले, वहाँ के लोगों का जो हुनर है, वहाँ की जो कार्य कुशलता है, कार्य क्षमता है, उस पर वहाँ की जलवायु और भू आकृति का बहुत अधिक प्रभाव होता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट की, यानी ब्रिटेन ब्रिटेन के आसपास की जो जलवायु है उस पर। और नमस्कार, ये है फिजिकल ज्योग्राफी सीरीज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल और मेरा नाम है चंद्रशेखर। तो चलिए आज हम बात करेंगे ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट यानी ब्रिटेन तुल्य जलवायु की, जिसे उत्तरी पश्चिमी तटीय शीतोष्ण जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट की। ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट या जिसे ये ब्रिटेन तुल्य जलवायु, जिसे कूल टेम्परेट मार्जिन या फिर शीतोष्ण पश्चिमी तटीय जलवायु भी कहा जाता है। कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट यानी कि आइए हम बात करेंगे आज हम तो इस कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन यानी शीतोष्ण पश्चिमी तटीय जलवायु के बारे में। पश्चिमी तटीय शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र सालों भर पछुआ पवनों के प्रभाव में रहता है और इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार कम से लगभग 50 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के आसपास देखा गया है। ये सालों भर पछुआ पवनों के प्रभाव में रहता है और इसका विस्तार 50 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के आसपास होता है। पश्चिमी तटीय जलवायु शीतोष्ण ये चक्रवातीय गतिविधियों का क्षेत्र होता है, जो ब्रिटेन तुल्य जलवायु की विशेषता होती है। ये यहाँ पर चक्रवातीय गतिविधियाँ होती रहती हैं, लगभग साइक्लोनिक एक्टिविटी यहाँ चलता रहता है और इससे ये इलाका प्रभावित होता है यहाँ पर। और यहाँ का जो, इसको बताते चलें कि यहाँ का जो साइक्लोन है वो इंडियन ओशियन या बंगाल की खाड़ी की तरह ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं, यहाँ होता टेम्परेट साइक्लोन। हम लोग साइक्लोनिक एक्टिविटी का जो चैप्टर है उसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मैं इसका उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। इस जलवायु का विस्तार जो है ब्रिटेन से लेकर इसका विस्तार ब्रिटेन से लेकर अंदरूनी उत्तर पूर्वी यूरोप एवं फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, पश्चिमी नॉर्वे एवं आइबेरिया तक देखा जा सकता है। ये सिर्फ तटीय क्षेत्रों के अलावा काफ़ी अंदर तक भी विस्तृत है। इसका विस्तार आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिमी यूरोप और कुछ जो नॉर्दर्न, जो कि उत्तर पश्चिमी फ्रांस है, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क और वेस्टर्न नॉर्वे के अलावा आइबेरिया में भी इसका विस्तार देखा जा सकता है। अब इन क्षेत्रों को चलिए हम अब मैप पर भी इसको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसके बारे में और थोड़ी बातचीत हो जाए। तो क्योंकि यहाँ का तापमान वर्षन दोनों पर महासागरीय, यहाँ पर जो है एक महासागरीय प्रभावों को देखा जा सकता है, अतः इसे उत्तर पश्चिमी यूरोपीय सागर तटीय जलवायु भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसका एक और नाम से यदि देखा जाए तो ये है हमारा एक नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन मैरीटाइम क्लाइमेट। कारण है इसका क्योंकि इस पर जो इसका जो टेम्परेचर है और रेनफॉल, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पर जो है वो ओशियनिक इन्फ्लुएंस होता है, जिसके कारण इसको उत्तर पश्चिमी यूरोपीय मैरीटाइम क्लाइमेट कहते हैं, इसको कहा जा सकता है। उत्तरी अमेरिका में इसका विस्तार, अब चलिए देखते हैं कि ये सिर्फ यूरोप में ही नहीं, इस तरह का क्लाइमेट यूरोप में ही नहीं, यूरोप के अलावा अन्य जगहों में भी, जैसे कि उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में के क्षेत्रों में भी पाया जाता है। तो उत्तरी अमेरिका में जो ऊंची जो रॉकी पर्वत श्रेणी है वो महासागरीय पछुआ पवनों के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है, इसलिए यहाँ ब्रिटेन तुल्य जलवायु जो है सिर्फ ब्रिटिश कोलंबिया के तटीय क्षेत्रों में देखा जा सकता है। जबकि वहीं दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर एक देखिए ब्रिटिश कोलंबिया के
के ही वेस्ट कोस्ट में ही देखा जा सकता है। कारण इसका, क्योंकि यहाँ जो रॉकी पर्वत है, इस चीज़ को आप मैप में देखें, हम अभी बताएंगे इसको, और आप, लेकिन आप भी इसको एक अच्छे से मैप में देख लें, रॉकी पर्वत, ब्रिटिश कोलंबिया और उसके आसपास के क्षेत्र को, जब भी इस तरह का कोई जिक्र आए तो उसको आप एटलस पर अच्छे से देखें। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में इस तरह की जो जलवायु है वो चिली, तस्मानिया और न्यूजीलैंड के अधिकांश क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इस तरह का देख सकते हैं, ये साउदर्न दक्षिणी चिली, तस्मानिया जो कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीपीय क्षेत्र है यहाँ पर, और न्यूजीलैंड में इस तरह का देखा जा सकता है। इसके अलावा साउथ आइसलैंड जो कि यूरोप का हिस्सा क्षेत्र है, साउथ आइसलैंड में देखा जा सकता है। और यहाँ पर इसके चारों ओर महासागर फैले, महासागरों के बीच ये बसे क्षेत्र है, यहाँ पर महासागरीय विस्तार बहुत ज़्यादा है। तो ये रहा, ये हमारा वेस्टर्न कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट या ब्रिटेन तुल्य जलवायु, ये यहाँ से है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये ब्रिटेन है, ये द्वीपीय देश एक छोटा सा, और ये इसका पूरा प्रसार यहाँ तक इस तरह का। और ये चिली है, चिली दक्षिणी चिली का पश्चिम तटीय क्षेत्र, और ये रहा तस्मानिया एक आइलैंड, और ये न्यूजीलैंड, ये भी एक आइलैंड ही है, ये कई आइलैंड्स के साथ बना है। और ये तस्मानिया जो है ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है, तो इसलिए इसको दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया या तस्मानिया कहा जाता है। और इस इलाके को तस्मान सी भी कहा जाता है। इसको भी मैप पर आप देखें और इसको अच्छे से इसके इर्द गिर्द के क्षेत्रों को भी देख लें इसको। क्योंकि अब, और ये था हमारा इसका, इस मैप को देखें आप हम लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब देखिए ब्रिटिश टाइप की जो क्लाइमेट है उसका जो प्रकृति है, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट की जो प्रकृति है उसका जो नेचर है उस पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ आखिर ये टेम्परेचर होता कैसे, क्योंकि आप जैसे हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, क्योंकि ये ब्रिटेन है, पूरी दुनिया में शासन किया, पूरी दुनिया तक ये लोग पहुँचे, पूरी दुनिया में इनका झंडा बुलंद रहा, और उसके लिए उनका जो कुशल नौसेना और एक दक्ष प्रशासनिक व्यवस्था के दम पर, आखिर कोई किसी इलाके का जो लोग होते हैं वो वहाँ की जो क्लाइमेट है वो वहाँ क्लाइमेट के आधार पर उनकी पर्सनैलिटी बनती है, उनका काम करने की क्षमता विकसित होता है। सारा चीज़ें वहाँ की क्लाइमेटिक और जियोमॉर्फोलॉजी पर ही डिपेंड करता है, तो इसकी प्रकृति को थोड़ा जानना जरूरी है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर रेंज है वो बहुत ही शॉर्ट रेंज है टेम्परेचर का। ये 5 से 15 डिग्री तक होता है। ये सर्दियों में 5 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर 5 डिग्री, और मैक्सिमम और गर्मियों में 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ गर्मियों में कहीं कहीं बहुत कम 20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देखा जा सकता है, बट रेयर। अटलांटिक महासागर के उत्तरी महासागरीय धारा का इस क्षेत्र को गर्म रखने में काफ़ी योगदान रहा है। यहाँ जो एक अब मैप में जैसे कि हम लोग देखें, ये जो हिस्सा है ये पश्चिम तटीय, जबकि यहाँ का ये जो अंदरूनी हिस्सा है इसका, जो रसिया का जो ये इलाका, वो काफ़ी ठंड होता है, काफ़ी सर्द होता है ये इलाका, ये हो या फिर यहाँ पर अलास्का है, और यहाँ तक ये सारा जो भी है यहाँ का भी ये काफ़ी होता है। लेकिन यहाँ की बातें अलग है, तो हम इस जगह की बात कर रहे हैं अभी, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का। तो ये इलाका काफ़ी ठंड होता है, और यहाँ का जो बाल्टिक सी वगैरह, गल्फ ऑफ बोथनिया है वगैरह, ये सर्दियों में जम जाता है। इसके बावजूद भी ये इलाका फ्रीजिंग पॉइंट से दूर होता है। और यहाँ पर एक पोर्ट है रसिया का, जिसको मरमस्क बोलते हैं हम लोग, मरमस्क के नाम से जानते हैं। ये सालों भर खुला रहता है, जबकि इसके देख सकते हैं लगभग 1000 किलोमीटर दक्षिण में भी समुद्र तक जम रहा है, और ये खुला है। इसका कारण है यहाँ से चलने वाली एक नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट या गल्फ स्ट्रीम जिसको बोलते हैं, ये गर्म जलधारा है, जिसके कारण इस इलाके को काफ़ी ठंडा रखा जाता है। और इधर गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने से ये क्षेत्र जो है, यहाँ से न्यूफाउंडलैंड का इलाका यहाँ है, और ब्रिटेन का ये जो पश्चिमी तटीय हिस्सा है, ये मछली उत्पादन के लिए, जो सी फूड्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। तो ये तो था। अब चलिए, ये इस पर गल्फ स्ट्रीम का हम लोग प्रभाव देख चुके हैं, तो आगे देखते हैं कि ध्रुवीय हवाओं के प्रभाव में यहाँ की जो जलवायु कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। कहाँ वो, जैसे हम लोग देख सकते हैं कि सम अनयूजुअल कोल्ड स्पेल्स काउज्ड बाय द इन्वेजन ऑफ कोल्ड पोलर कॉन्टिनेंटल एयर फ्रॉम द इंटीरियर मे बी वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द नंबर ऑफ वीक्स। यहाँ पर जो टेम्परेचर को काफ़ी असहनीय बना देता है, और ऐसे में यहाँ पर रात में पाला और बर्फबारी भी देखी जा सकती है इस ऐसे टाइम में, जब वो पोलर, ये ध्रुवीय हवाएं जब इन क्षेत्रों पर एक तरह से आक्रमण करती हैं तब वो।
सर्दियों में स्नोफॉल और फ्रॉस्ट होता है, देखा जा सकता है, जैसे हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। कुल मिलाकर यहाँ की जलवायु जो है गर्म, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होती है ना ठंडी होती है। यहाँ पर यदि हम बारिश की बात करें तो चलिए बारिश से पहले कुछ और देखते हैं। यहाँ पर कॉन्टिनेंटल लैंडमास के अभाव में, जो कि महाद्वीपीय एक भूमि के अभाव में, जो दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध का जो है ये एक क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट इस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है। परंतु यह टेम्परेचर रेंज जो है उत्तरी गोलार्ध से छोटा होता है। अब यहाँ पर टेम्परेचर 10 डिग्री का टेम्परेचर रेंज है, लेकिन यहाँ पर 10 डिग्री से भी कम रेंज है टेम्परेचर का। अब आगे देखते हैं अमाउंट, जो कि रेनफॉल जो होता है यहाँ का, और इस पर जो है उच्चावच का, यहाँ की जलवायु पर उच्चावच का भी बहुत अधिक प्रभाव है। जैसे रेनफॉल होता है, रेनफॉल की बात करें, वर्षा की बात करें, पश्चिम से पूर्व की ओर घटता जाता है। और दूसरा जो निचला क्षेत्र है, तराई वाला क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र हो, यहाँ वर्षा अधिक होती है, जबकि ऊपरी क्षेत्र में, जो कि पहाड़ी क्षेत्र है या फिर ऊंचाई वाले क्षेत्र है, यहाँ पर जो बारिश कम होती है और वहाँ की मृदा की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी नहीं होती है। और वहाँ पर, और वैसे यहाँ पर जो कि एक वनों के प्रकार में भी अंतर हो जाता है कि निचले क्षेत्रों में डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो एक पर्णपाती वन, और जबकि वो ऊंचाई वाले पहाड़ों में वो कॉनिफेरस वन, कोनी शंकुधारी वन देखे जा सकते हैं यहाँ पर। चलिए अब यहाँ का टेम्परेचर का एक ग्राफ देख लेते हैं। जनवरी में ये जैसे देख सकते हैं टेम्परेचर है महीने अनुसार, ये देखें जनवरी फरवरी सारा का इसका दिया हुआ है। जनवरी से दिसंबर तक का टेम्परेचर मिनिमम, ये रहा मिनिमम 2 डिग्री, 8 डिग्री मैक्सिमम, ये इस तरह से। और इसका फिर रेनफॉल है, लेकिन हाँ एक एवरेज रेनफॉल है 5 से 15 डिग्री का। ये हालांकि ईयरली कहीं के दिया हुआ दे सकता है इसको। तो अब चलिए हम लोग नेचुरल वेजिटेशन की बात करेंगे इस क्षेत्र की। यहाँ पर जो इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे यहाँ का जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके बारे में। प्राकृतिक रूप से यहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जैसे हम लोग पहले भी इस पर एक बार हम लोग ये बात कर चुके हैं। अभी यहाँ प्राकृतिक रूप से पर्णपाती वन पाए जाते हैं जो सर्दियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि खुद को ठंड एवं बर्फबारी से बचा सके। और यहाँ पाई जाने वाली सामान्य वनस्पतियों में जैसे ओक है, एल्म, बर्च, पॉपुलर प्रमुख है, और इसके अलावा चेस्टनट और मैपल भी यहाँ पाई जाती है। अब देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग जो प्रमुख वनस्पति है वो ओक, एल्म, बर्च, नीच, पॉपुलर, हॉर्नबीम, और इसके अलावा चेस्टनट और मैपल। काफ़ी महंगी और इमारती लकड़ी है इसके। जब और यहाँ पर एक विशेषता है इसकी, जो कि इक्वेटोरियल जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर, यहाँ पर एक स्थानीय समरूपता, यहाँ के वनों में स्थानीय समरूपता पाई जाती है, जिससे यहाँ का इसका जो व्यापारिक महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। चलिए बात करते हैं जो स्थानीय समरूपता की। तो यदि हम एक वन की बात करते हैं, ये हमारा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, और ये रहा ये इस टाइप का जो ब्रिटिश टाइप का जो क्लाइमेट है, यहाँ का एक फॉरेस्ट रीजन है। तो यहाँ पर एक जो ये सारे जो वन है वो काफ़ी फैले बिखरे होते हैं इधर से उधर, और ये जो है, और यहाँ कुछ है, कभी झाड़ियाँ हैं, कुछ चौड़ी पत्ती वाले वन है, वृक्ष हैं, कुछ छोटी पत्ती वाले हैं, कुछ बहुत ऊंचे हैं, कुछ छोटे हैं, और उनकी जो कि मतलब उपयोग के हिसाब से भी लकड़ियाँ अलग अलग होती है। जैसे हम लोग जानते हैं वर्षा वनों में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक समरूपता पाई जाती है। यदि ये पॉपुलर है तो ये पूरा पॉपुलर होगा, इधर यदि ऑक है तो ये पूरा ऑक ही होगा, और आगे यहाँ पर यदि बर्च है तो सिर्फ बर्च ही होगा। यानी कि इस तरह का एक लकड़ी यहाँ पर एक पैटर्न पाया जाता है जंगलों का। ऐसे में यहाँ पर जो लकड़ी का जो लंबरिंग का जो बिजनेस है, लकड़ी का जो टिम्बर व्यवसाय है टिम्बर का, वो काफ़ी फलता फूलता है, विकसित है, क्योंकि इसको व्यावसायिक फार्मिंग मशीनों से काफ़ी आसानी से किया जा सकता है, और इसको यहाँ से आसानी से फिर ट्रांसपोर्ट भी किया है। जबकि यही विस्वतीय क्षेत्र में क्लाइमेट भी थोड़ा पर ये जलवायु भी थोड़ी दुरूह है, वहाँ पर यातायात के साधन अच्छे नहीं है, और बहुत अच्छे बनाए भी नहीं जा सकते, क्योंकि भारी बारिश होती है, इस तरह का वहाँ का क्लाइमेट ही कुछ ऐसा है। और प्लस यहाँ पर कटाई करना या फिर उनकी एक साथ फिर से दोबारा उनका पुनः रोपण करना संभव, बहुत मुश्किल काम है, या फिर कह सकते हैं संभव नहीं है ये। तो ये इसको बनाता है इसको। कम तापमान एवं मृदा की निम्न गुणवत्ता के कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जैसे कि स्कैंडिनेवियन हाईलैंड है, रॉकीज है, और साउदर्न एल्प्स न्यूजीलैंड में पर्णपाती वनों के स्थान पर एक कॉनिफेरस वन देखे जा सकते हैं। और यहाँ पर की जगह पर कॉनिफेरस वन पाए जाते हैं। कहाँ पर? ये हायर लेटीट्यूड में, जो ऊंचाई वाली जो क्षेत्र है, चाहे वो स्कैंडिनेवियन हाईलैंड हो या फिर रॉकीज पर्वत श्रेणी की ऊंचाई वाले क्षेत्र हो। तो अब हम नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और ब्रिटिश टाइप
क्लाइमेट के, एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पर उत्तर पश्चिमी यूरोप के विश्व में जो है, विश्व का जो सघनतम जो क्षेत्र है, जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है ये। यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है, जाहिर है जनसंख्या अधिक होगा तो उसके भरण पोषण के लिए अधिक से अधिक कृषि भी जरूरत है, कृषि की भी आवश्यकता होगी। या फिर इसके विपरीत देख सकते हैं, जहाँ अच्छे से अच्छा उत्पादन होगा वहीं पर जनसंख्या सघन होगी। जैसे हम यदि बात करें गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों की, तो यहाँ पर उत्पादन अच्छा है, बहुत अच्छा उत्पादन है कृषि का, यानी कि यहाँ कम से कम पेट तो भर जाता है इंसान का, तभी तो लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं गरीबी में भी। वैसे ही यहाँ की जो है, यहाँ भी पर एकड़ यानी पर कैपिटा जो प्रोडक्शन है, जमीन का जो प्रति यूनिट जो उत्पादन है, दुनिया में सर्वाधिक है ये, और ये सबसे सघनतम जिलों इलाकों में से एक है। और यहाँ पर जो हाईएस्ट क्रॉप, जैसे हम बता चुके कि क्रॉप का जो है वो सबसे ज़्यादा पर यूनिट या पर एकड़ इसका प्रोडक्शन है। यहाँ का जो सबसे महत्वपूर्ण फसल है वो है गेहूँ। लेकिन गेहूँ का जो उत्पादन है वो वीट फ्रॉम ऑल ओवर द वीट लैंड्स अक्रॉस द ग्लोब। यहाँ का गेहूँ का जो गेहूँ का भी, खासकर गेहूँ का प्रति एकड़ उत्पादन सर्वाधिक है। लेकिन यहाँ जो गेहूँ का उत्पादन होता है वो सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए किया जाता है, ऐसे इसका एक एक्सपोर्ट नहीं हो पाता। दूसरा, गेहूं के अलावा यहाँ जो एक दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो फसल है वो है जौ। तो चलिए, और यहाँ पर उस पर बात करेंगे आगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ ये जो कृषि यहाँ की जो काफ़ी विकसित है, और इस रीजन में कृषि की दो मुख्य पद्धतियाँ अपनाई जाती है, एक है मार्केट गार्डनिंग और दूसरा है मिक्स्ड फार्मिंग। मार्केट गार्डनिंग एक तरह से पूरी तरह से व्यावसायिक कृषि है, जहाँ फल, सब्जियों और पोल्ट्री, डेयरी वगैरह का किया जाता है। और यह है कि मिक्स फार्मिंग, जहाँ पर किसान या तो एक खेती भी करते हैं और उसके साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं मार्केट गार्डनिंग। इस प्रकार की कृषि उत्तर पश्चिमी यूरोप के अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, डेनमार्क एवं पश्चिमी जर्मनी क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं, और जिसमें फार्म बहुत छोटे भी होते हैं, जो कि बड़े शहरों या औद्योगिक नगरों के आसपास बसे होते हैं। छोटे मतलब, लेकिन ये बड़े, और यहाँ पर जो चयनित कुछ खास से चुने हुए फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके उपयोग से यहाँ की जो भूमि की जो उर्वरता है उसको बहुत ऊंची बनाए रखी जाती है। और इन छोटे फार्म्स में भारी मात्रा में मौसमी फलों एवं सब्जियों की खेती की जाती है। और इसके अलावा फल सब्जियों के इन फार्मों में फूलों एवं पोल्ट्री उत्पाद भी तैयार किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पोल्ट्री उत्पाद से, इन पोल्ट्री फार्म से इनको यहाँ पर कुछ कह सकते हैं कि इनको एक्स्ट्रा इनकम और फर्टिलाइज़र, नेचुरल मतलब एक प्राकृतिक खाद भी मिल जाता है यहाँ पर इनको। और यहाँ पर जो यातायात का विकसित साधन होने की वजह से यहाँ पर जो है इसके जो उत्पाद हैं उनकी ढुलाई ट्रकों से की जाती है, और ताकि जल्दी से जल्दी इसको मार्केट तक पहुँचाया जा सके खराब होने से पहले। अतः इस क्षेत्र को पर इस तरह की कृषि को एक ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया से ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि तक आने के लिए हाई स्पीड बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मिक्स्ड फार्मिंग जो है, ये हम लोग भी अपने यहाँ भी देखने को गांव में लोग करते हैं इसको मिश्रित कृषि करते हैं, खेती के साथ साथ पशुपालन। ब्रिटेन सहित उत्तर पश्चिमी यूरोप कृषि एवं पशुपालन एक साथ करते हैं लोग। जैसे यहाँ के लोग सारा पशुपालन और कृषि एक साथ करते हैं, ताकि फसलें जो उगाई जा रही हैं उसको, या तो उसका जो कमर्शियल वैल्यू जिसका है, जिसको कि मार्केट में जिसको बेचा जा सकता है, वो बेच कर उसको पैसे कमाए जाते हैं, वो नकदी फसल हो जाता है। वहीं जबकि उसका कुछ हिस्सा जो कि अनुपयोगी होता है या फिर ख़राब हो जाते हैं, या जैसे कि हमारे यहाँ तो फल सब्जी कुछ भी हो चल जाता है, लेकिन जो फल वहाँ पर उनको अच्छी गुणवत्ता वाले नहीं होते, वो मार्केट में नहीं चलते, ऐसे में उनको जानवरों को खिला दिया जाता है, और ये उनके लिए एक फ़ायदा, उसको बर्बाद होने से बचा लेते हैं और उसका एक स्टॉक कर लेते हैं लाइव स्टॉक के रूप में। खाद्यान्नों में जो सर्वाधिक यहाँ पर है गेहूँ है। गेहूँ के अलावा जो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है वो है
जौ, और जौ जो है या तो पशु चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है या फिर जो विस्की और बियर बनाने के लिए किया जाता है। ये जो क्षेत्र शराब से जुड़े उद्योग यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। कभी भी आप माफ़ कीजिएगा, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन जो भी है, कभी आप शराब की बोतलों को देखेंगे तो अक्सर जो महंगी शराब है या फिर अच्छी क्वालिटी के जो शराब माने जाते हैं वो इन्हीं क्षेत्रों से आते हैं। वो डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के द्वारा दुनिया में सर्वाधिक डेयरी प्रोडक्ट निर्यात किया जाता है। यहाँ पर एक देख सकते हैं कि दुनिया में सर्वाधिक डेयरी प्रोडक्ट जो निर्यात करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद डेनमार्क है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। लेकिन यदि उत्पादन की दृष्टि से देखें, ये तीनों कहीं नहीं टिकते। वो दुनिया में सर्वाधिक डेयरी प्रोडक्ट यानी कि मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है। लेकिन चूंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, कंजम्पशन ज़्यादा है, इसलिए ये हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। आलू यहाँ एक, इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा यहाँ पर बहुत सारी फसलों की बात की गई, लेकिन इनके अलावा एक आलू जो है, आलू सबसे महत्वपूर्ण फसल है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आलू पुर्तगालियों के द्वारा भारत लाया गया, यानी कि आलू भारत की फसल है। आलू मुख्य रूप से इसी क्षेत्र की फसल है, जो कि एक यहाँ का एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है, जिसको कहते हैं ना स्टेपल क्रॉप, महत्वपूर्ण फसल है यहाँ की। और आज की डेट में दुनिया में 2/3 आलू का जो निर्यात है यहीं से होता है, यूरोप से होता है, जिसमें भी यूरोप में खासकर पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ये काफ़ी महत्वपूर्ण उत्पादक हैं इसके अलावा जो आलू का जो है ये लोग इस्तेमाल करते हैं गेहूं या ब्रेड के एक सब्स्टिट्यूट के रूप में, और या फिर जब भी इसके अलावा इन्हें फोडर के रूप में भी जानवरों के चारे के लिए भी इस्तेमाल होता है, और दूसरा इंडस्ट्रियल अल्कोहल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था हमारा आज का एक ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, यानी कि ब्रिटेन तुल्य जलवायु। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी लगभग ख़त्म कर चुके हैं। ऐसे में वो हमारा जो अगला सीरीज़ शुरू होने वाला वो इंडियन ज्योग्राफी का है, इंडियन ज्योग्राफी या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। इस पर जो आप लोगों का राय काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारी आशा है कि आप लोग इस पर अधिक से अधिक राय दें कि मैं क्या इसमें एक्स्ट्रा जोड़ सकता हूँ, या फिर किस तरह से इसको मैं एक्सप्लेन करूँ, या फिर कुछ और जो भी आपका अपना सुझाव हो, प्लीज़ वो सुझाव ज़रूर दें। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट एपिसोड में। टिल थैंक यू।